नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त-इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। भारत के शायद लोग या भारत के मतदाता यह नहीं जानते हों कि सन 1952 में जब चुनाव हुआ था, उस समय एक मतदाता पे भारत सरकार का या चुनाव आयोग का 6 नए पैसे खर्च हुए थे। एक मतदान के लिए 6 नए पैसे, ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर था। 2019 में जब चुनाव हुआ, भारत के संसद या लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एक मतदान के लिए 700 रुपये खर्च हुए थे। यानी 52 से 2019 के बीच अगर भारत के रुपयों का अवमूल्यन इतना अधिक हुआ या फिर भारत में चुनाव इतना ज़्यादा महंगा हुआ, 6 नए पैसे से 700 रुपये तक पहुंचना इस बात का गवाह है कि भारत में चुनाव के लिए मत पे बहुत पैसे खर्च होते हैं। उन लोगों को संसद तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार बहुत अधिक पैसे का व्यय करता है। अब सवाल ये है कि इन पैसों को खर्च करने के बाद क्या 5 साल के दौरान अगर एक मतदाता एक मतदान के लिए सरकार को उन पर 700 रुपये का खर्च करना पड़ता, तो क्या भारत में संसद में बैठे सभी सांसद उस मत के बराबर 700 रुपये के बराबर की सेवा अपने संसद काल में दे पाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में या फिर अपने मतदाताओं को? शायद नहीं। आज़ाद भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू। पंडित नेहरू 1947 से 1964 तक। नेहरू की मृत्यु के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में आए गुलजारीलाल नंदा। फिर 1964 और 1966 के बीच सरकार में प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा केयर टेकर में आए। तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में आए श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक। चौथे मोरारजी देसाई 1977-1979, फिर चरण सिंह 1979-1980, फिर इंदिरा गांधी आई 1980 से अपनी मृत्यु तक 1984 तक। फिर आए राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। फिर आए वीपी सिंह 1989 से 1990, चंद्रशेखर 1990 से 1991, फिर पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 और फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004। 2004 में फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 2004 से 2014। 2014 से आज 2023 तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का बागडोर संभाले हुए हैं। अगर सांख्यिकी के दृष्टिकोण से देखें तो 15 अगस्त 1947 से 2023 तक 18 प्रधानमंत्री बने हैं। यानी औसतन इन 76 वर्षों में औसतन एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 4 साल 2 महीने के बराबर हुआ है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक मामला उठा दिया और यह कहा कि पूरे राष्ट्र में जो चुनाव पद्धति है, उस चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। यानी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। इस संदर्भ में सरकार ने एक समिति का भी गठन किया और इस समिति की अध्यक्षता में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर यह देश एक चुनाव संभव है? दरअसल एक देश एक चुनाव का यह प्रस्ताव, जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का जो सुझाव दिया गया है, इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होगा। मौजूदा समय में अभी 5 साल में यह चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का।
अगर 5 साल में ही चुनाव होने हों, तय हो जाए कि साहब विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव 5 साल में होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। डॉक्टर लोहिया को याद करें, कहा जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती। इसका मतलब जो भी कानून बनेंगे, गलत या सही, जनता के नाम पर बनेंगे और जनता उसका विरोध करने सड़कों पे नहीं आएगी। आपने देखा कि जो हमारा मध्य एशिया है, जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पर सरकारें पलट गई। उस तरीके से डेमोक्रेसी वहाँ नहीं थी, लेकिन जनता सरकार के विरोध में सड़कों पर आई। ट्यूनीशिया से मामला शुरू हुआ और इजिप्ट जैसे देश में जहाँ पे तानाशाही का शासन माना जाता था, ध्वस्त हो गया और बहुत सारे देश वहाँ पर ध्वस्त होते चले गए। तो प्रजातंत्र में जनता अपने मताधिकार के बाद क्या 5 वर्षों तक चुप रहेगी? अगर महंगाई बढ़ जाती है, हम लोगों ने देखा था कि बहुत पहले महंगाई को लेकर के लंबे लंबे जुलूस निकला करते थे, प्रोटेस्ट मार्चेज हुआ करते थे। भाषा के सवाल को लेकर के हमने तो 67 में हिंदी अंग्रेजी का बचपन में देखा, हम मिडिल में पढ़ते थे, कुछ भाषा के सवाल को लेकर के हंगामा होता रहा। सरकारें गिरती भी हैं। चिमन भाई पटेल की सरकार 1974 में जो आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, गिरी। जेपी मूवमेंट इसके बाद शुरू हुआ, हम लोग इस बात को जानते हैं। तो क्या जनता 5 वर्षों तक चुपचाप बैठी रहे? क्या यह प्रजातंत्र के लिए उचित होगा? डॉक्टर लोहिया को याद कीजिए कि जिंदा कौमें, जैसा मैंने कहा, 5 साल इंतजार नहीं करती है। हालांकि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 60 के दशक में, उस समय तक भारत में एक ही काल में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ करता था। यह साल था करीब 1967, जब पहला चुनाव हुआ 1951-1952 में। उस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। इसके बाद 1957 में, 1962 में और 1967 में भी यह प्रथा एक साथ चला था। लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय के पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हुआ। 1970 में लोकसभा को पहले भंग कर दिया गया था और 1971 में पुनः नए चुनाव हुए थे। इस प्रकार पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया था। उन्नीस 1952 से लेकर 2019 तक जो एक्सपेंडिचर आया है चुनाव कराने के क्रम में, वो 1952 में था 6 नए पैसे। 1957 में यह राशि घटकर 3 नए पैसे प्रति मतदाता हुआ। फिर 1962 में यह 3 नए पैसे, 1967 में ये 4 नए पैसे हुए, 71 में भी 4 नए पैसे थे, 77 में 7 नए पैसे और फिर 1980 में 1.5 रुपया हो गया। 1984-85 में यह 2 रुपया हुआ, 1989 में यह 3 रुपया 1 नया पैसा और फिर 1991-92 में यह सीधा 7 रुपया हो गया। फिर 96 के चुनाव में यह 10 रुपया प्रति मतदाता के ऊपर खर्च किया गया था। 1998 में 11 रुपया, 1999 में 15 रुपया, 2004 में यह 15 रुपया 1 नया पैसा और फिर 2009 में यह 15 रुपया 50 पैसे हो गए। 2014 के चुनाव में प्रति मतदाता 46 रुपये 40 पैसे खर्च हुए थे। सांख्यिकी हमारे पीछे जो चुनाव आयोग है उसकी है। चुनाव आयोग ने जो सांख्यिकी दिए हैं उसके हिसाब से ये पैसे खर्च किए गए और 1979 में तकरीबन ये 700 रुपये का खर्च एक मतदाता या एक मतदान पे पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह राशि इतनी ही खर्च हुई थी जो राशि का आंकड़ा सरकार के पास या व्यवस्था के पास है? शायद नहीं। चुनाव जीतने के लिए एक प्रतिनिधि कितने खर्च करते हैं इसका अंदाज़ा लगाना शायद बहुत मुश्किल है।
एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में तर्क यह दिया जाता है कि इससे चुनाव पर जो खर्च हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि का चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल है। वहीं 1951 और 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो 4,500 करोड़ रुपया का खर्च बढ़ेगा। जाता है कि ये खर्चा ईवीएम मशीन की खरीद पर होगा और 2024 के चुनाव कराने के पर करीब 1,751 करोड़ रुपया का खर्च बढ़ेगा। इस तरह धीरे धीरे ये अतिरिक्त जो खर्च है वो कम होता जाएगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के समर्थन का तर्क यह भी है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। इस संबंध में यह कहा जाता है कि अलग अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति बहुत धीमी हो जाती है। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में संलग्न होते हैं। इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि इससे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों में और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में जब चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू होती है और इससे उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए किसी भी तरह की परियोजना का प्रारंभ करना नामुमकिन होता है। उन्नीस तक भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ होना यह आम बात है। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1967 के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग हो रही थी, जिसके कारण यह क्रम टूटा। यह मैं भी देखा हूं और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते हैं। कुछ विधानसभाओं में 1968, 1969, 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग कर दिया गया। एक दशक के बाद 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था। यह बात उस समय हुई थी जब इंदिरा गांधी जीवित थी। हालांकि आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन सरकार ने इसके खिलाफ फैसला किया था। 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट में यह एक साथ चुनाव कराने पे जोर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह बात 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो राज्य सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ कराने का कोई विकल्प या कोई तरीका ढूंढकर निकालेगा। लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं और जो विधानसभाओं के चुनाव है स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। अब यदि मुझे अपने कॉलोनी में सड़क बनवानी हो या मुझे अपने गांव में सड़क बनवानी हो तो हम एमपी को नहीं पकड़ते, हम विधायक को पकड़ते हैं। तो क्या चुनाव के समय जो स्थानीय मुद्दे हैं, मैंने एक उदाहरण दिया आपके सामने, छोटा सा उदाहरण दिया। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है, सड़क का सवाल है, दफ्तरों में बड़ी परेशानियां होती है उसका सवाल है। तो एमपी वो काम नहीं करेंगे क्योंकि एमपी तो दिल्ली में रहते हैं और एमपी के लिए पॉसिबल नहीं है, एमपी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसलिए चुनाव जो विधानसभा का है और स्थानीय मुद्दे पर होता है। यदि हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि हम एक को दे रहे हैं लोकसभा के लिए कि एक को दे रहे हैं विधानसभा के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे और संभव नहीं कि प्रचार के समय राष्ट्रीय मुद्दे जब उठ रहे हैं तो उस समय स्थानीय मुद्दे भी उठाए जाएंगे और जनता विवेक से, जैसे निश्चय विवेक की तरह से सोचती रहती है
ऐसा वो सोचे। मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली किसी से ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को निकाल करके, हटा करके और अपना विवेक का इस्तेमाल वोट देने के पहले करें। विधि आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया था कि देश भर में एक चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करना नितांत आवश्यक होगा। पिछले वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्य आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा था कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सज्ज है, पूरी तरह से तैयार है अगर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने कहा था कि इस विचार को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है और संसद में यह तय करना आवश्यक होगा। दिसंबर 1922 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन तमाम लोगों से राय भी मांगी थी। पिछले वर्ष मार्च और अप्रैल महीने में 4 राज्यों में और कुछ केंद्र प्रशासित प्रदेशों में चुनाव हुए थे। उस चुनाव के मद्देनजर इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल बेस था कि क्यों नहीं पूरे राष्ट्र में एक चुनाव हो, एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात इंडियन एक्सप्रेस ने उठाई थी। उसने कहा था कि इससे बहुत फायदा होगा। उसमें बताया गया था कि इस अवधारणा के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 मुद्दों पे चर्चा करना आवश्यक है। इन 5 मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा था चुनाव कराने की वित्तीय लागत, बार बार प्रशासनिक स्थिरता की जो लागत है, सुरक्षा बलों की बार बार जो तैनाती होती है उसमें जो लागत है, अदृश्य लागतें जो होती हैं उसमें राजनीतिक दलों की जो अभियान और वित्तीय लागत होती है उसे छोटे छोटे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें समान अवसर प्राप्त होने का जो प्रश्न है उस पे इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करना आवश्यक है। एक साथ चुनाव हो, एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव अवश्य होता है। दरअसल प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष एक चुनाव होता है। उस रिपोर्ट में नीति आयोग ने तर्क दिया था कि इन चुनावों के चलते विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। उदाहरण के लिए बिहार जैसे बड़े आकार के जो राज्य के लिए चुनाव से संबंधित सीधे बजट की लागत लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि इसके अलावा अन्य वित्तीय लागतें और अनगिनत आर्थिक लागतें हैं। प्रत्येक चुनाव में के दौरान सरकारी तंत्र या चुनावी ड्यूटी और संबंधित कार्यों के कारण अपनी नियमित कर्तव्यों को
चूक जाता है। चुनावी बजट में चुनाव के दौरान उपयोग किए जाने वाले लाखों मानव घंटे की लागत की गणना नहीं की जा सकती। अभी कहा जाता है कि जो आदर्श आचार संहिता है, इसकी घोषणा के बाद सरकार की कार्यकारिणी भी प्रभावित होती है, क्योंकि चुनावों की घोषणा के बाद न तो किसी नई महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की जा सकती है और न उसे क्रियान्वयन किया जा सकता है। सुरक्षा बलों को तैनात करने तथा बार बार उनके परिवहन पे जो खर्च होते हैं, यह राशि बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगर 5 साल में ही चुनाव होने हों, तय हो जाए कि साहब विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव 5 साल में होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। डॉक्टर लोहिया को याद करें, कहा जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती। इसका मतलब जो भी कानून बनेंगे, गलत या सही, जनता के नाम पर बनेंगे और जनता उसका विरोध करने सड़कों पे नहीं आएगी। आपने देखा कि जो हमारा मध्य एशिया है, जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पर सरकारें पलट गई। उस तरीके से डेमोक्रेसी वहाँ नहीं थी, लेकिन जनता सरकार के विरोध में सड़कों पर आई। ट्यूनीशिया से मामला शुरू हुआ और इजिप्ट जैसे देश में जहाँ पे तानाशाही का शासन माना जाता था, ध्वस्त हो गया और बहुत सारे देश वहाँ पर ध्वस्त होते चले गए। तो प्रजातंत्र में जनता अपने मताधिकार के बाद क्या 5 वर्षों तक चुप रहेगी? अगर महंगाई बढ़ जाती है, हम लोगों ने देखा था कि बहुत पहले महंगाई को लेकर के लंबे लंबे जुलूस निकला करते थे, प्रोटेस्ट मार्चेज हुआ करते थे। भाषा के सवाल को लेकर के हमने तो 67 में हिंदी अंग्रेजी का बचपन में देखा, हम मिडिल में पढ़ते थे, कुछ भाषा के सवाल को लेकर के हंगामा होता रहा। सरकारें गिरती भी हैं। चिमन भाई पटेल की सरकार 1974 में जब आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, गिरी। जेपी मूवमेंट इसके बाद शुरू हुआ, हम लोग इस बात को जानते हैं। तो क्या जनता 5 वर्षों तक चुपचाप बैठी रहे? क्या यह प्रजातंत्र के लिए उचित होगा? डॉक्टर लोहिया को याद कीजिए कि जिंदा कौमें, जैसा मैंने कहा, 5 साल इंतजार नहीं करती। सवाल ये है कि अर्थ के दृष्टिकोण से, चाहे वो चुनाव आयोग पे पड़े, चाहे भारत सरकार पे मौद्रिक जो भार है वो पड़े चुनाव के कारण, चाहे राज्य सरकारों पे पड़े। अब अर्थ के मामले को लेके अगर हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो स्वाभाविक है कि विधानसभा या लोकसभा में चुनाव एक साथ होने से अर्थ कम लगेगा, या जब शुरुआत इसकी होगी तो एक बार कॉस्ट अधिक होने के बाद प्रत्येक चुनाव में वो कॉस्ट कम होगा। यह आज विशेषज्ञ कह रहे हैं। लेकिन जिस दर से देश की मौद्रिक लागत या मौद्रिक मोल, जो रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, उस अवमूल्यन के दौरान इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। अगर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है और हम पैसे का बचत करते हैं, तो आगामी 2029 के में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में वह राशि कम होगी अथवा अधिक। आज चूंकि लोकसभा में जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं, उनका बहुमत है, वो कोई भी विधेयक या कोई भी बिल लाकर उसे पास कर सकते हैं। जैसे आईपीसी पास हुआ, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और बहुत तरह के आर्टिकल 370 बहुत पास हो गया, नियम बने, कानून बने। संभव है कि यह चुनाव एक राष्ट्र का बिल भी पास हो जाए। लेकिन इसका एक पक्ष और भी है कि जो संघीय समस्या है, एक साथ चुनाव को लागू करना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए मौजूदा विधानसभाओं के जो कार्यकाल हैं, उनमें मनमानी ढंग से कटौती करनी पड़ेगी, या उनकी चुनाव तिथियों को देश के बाकी भागों में जो तारीख तय होंगी, उन तारीख के अनुरूप बनाना होगा। ऐसा संभव है अथवा नहीं, यह कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा है कि यह कदम लोकतंत्र और संघवाद को कमजोर करेगा। तो इमोशनल इश्यूज खूब चल रहे हैं और विवेक तो मेरे विचार से कई बार लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी चर्चाएं लगातार चल रही हैं, कोई धर्म की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, कई तरह की बातें होती हैं। उसमें विवेक का प्रयोग करने की संभावना कम होती है। अब आप जो है सो धर्म की बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत एक धर्म प्राण देश है। यहाँ तो मतलब कबीर दास को यदि मैं कोट करूँ, या तो पत्थर की पूजा होती है, तो उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो मस्जिद चढ़ के मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं हमारे देश में हैं, जो यथार्थ है, तो इस यथार्थ को समझना पड़ेगा।
वो जनता का यथार्थ, तो जनता का विश्वास है, वो जनता की आस्था है। और यदि उसका उपयोग करके अगर चुनाव जीते जा सकते हो या चुनाव को इमोशनली एक जगह से दूसरी जगह झुकाया जा सकता हो, तो ये तो फ्री नहीं हुआ। और दूसरा, फेयर चुनाव होना चाहिए, यानी जो जनता का फ्री विल है उससे रिफ्लेक्ट करने में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। आलोचकों का यह कहना है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए मजबूर करना लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को थोपने की कोशिश करना और मतदाताओं की पसंद को सीमित करना यह उचित नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनावों में मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक तरफ वोट करने की संभावना अधिक होगी, जिससे केंद्र में प्रमुख पार्टी को लाभ होगा। हमारे दाहिनी तरफ भारत का निर्वाचन सदन है और इसकी दीवार, ये लाल रंग की जो दीवार आप देख रहे हैं यहाँ पे खत्म हो, इसके ख़त्म होने के बाद लोकसभा के जो सदस्य हैं ओवैसी साहब, उनका आवास है। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक मामला केवल इतने से ही सुलझने वाला नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए राज्यों के बीच आम सहमति और चुनाव के बाद की जटिलताओं को ध्यान में रखना होगा, और इसके लिए सरकार को इन जटिलताओं को निपटने के लिए भी हमेशा सक्षम और हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूरे देश में एक साथ चुनाव करने के लिए लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल में बदलाव करने में पहली चुनौती 5 साल के कार्यकाल की संवैधानिक रूप से निर्धारित सीमा है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172(1) में लोकसभा और विधानसभा के लिए क्रमशः 5 साल और उससे अधिक नहीं का कार्यकाल तय है। और जो विधि विभाग ने ऑप्शन दिया तो भी कहा था कि फिर एंटी डिफेक्शन लॉ को आप अमेंड कर दीजिए। अब बोल दीजिए कि एक बार आप चुनाव जीत करके जिस पार्टी के साथ आए, अब आप डिफेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया इसीलिए गया था। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि स्पीकर को कहे कि 6 महीने के अंदर फैसला करें, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि स्पीकर 6 महीने के अंदर तो फैसला करते नहीं। वे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं और कई बार लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप फैसला कीजिए। मणिपुर का केस हम जानते हैं, मणिपुर में स्पीकर ने फैसला नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट को आज से 4-5 साल पहले की बात है, समन करना पड़ा था हमको, और वो बोले हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो खुद कोर्ट हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन की स्थितियाँ होती हैं, उसको आपको अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात भी विधि आयोग ने रखा था। निर्वाचित सरकार के गिरने पर सदन के पहले से भंग होने के अलावा इस प्रावधान में कुछ अपवाद भी हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 और 15 चुनाव कराने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। साथ ही चुनाव आयोग को संविधान से तय 5 साल की सीमा के मुताबिक चुनाव करवाने की जरूरत होगी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी भी सदन के भंग होने पर उसका कार्यकाल कम किया जा सकता है, जो तब हो सकता है जब सरकार इस्तीफा दे दी, जबकि कार्यकाल को बढ़ाने के लिए संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन की जरूरत होगी। इन प्रावधानों में संशोधन के लिए सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। हालांकि इस संभावित संशोधन के लिए आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन अगर विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने पर विचार किया जाता है तो सभी राज्यों की सहमति जरूरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है, जो किसी राज्य में चुनाव में देरी का एक दुर्लभ अपवाद है। हालांकि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल की सिफारिश पर कर सकते हैं जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी खराब होने हो या संशोधन की जरूरत पड़ती हो। संसद के आगामी सत्र में संभव है कि इन विषयों पर
बहुत ही मुस्तैदी के साथ विचार होंगे, बहुत विस्तार के साथ विचार होने की संभावना है। यह एक राष्ट्र एक चुनाव के जो कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में जो संशोधन की आवश्यकता होगी, उसमें पहला है अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित है और निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं दोनों के लिए 5 साल के कार्यकाल की गारंटी देते हैं जब वो जल्दी भंग हो जाए। दूसरा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 6 महीने से अधिक के अंतराल पर संसदीय सत्र बुलाने की राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 किसी राज्य में शासन और संवैधानिक विफलता की स्थिति में लागू होता है और राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। उसी तरह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में संगठित आचरण और स्थिरता के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, RPA अधिनियम 1951 और दल विदल विरोधी कानून में संशोधन करना होगा।